केंद्र सरकार के द्वारा कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया और वो बिल जो है पास हो गया। अब इस बिल को कल राज्यसभा में रखा जाएगा। इस बिल को लेकर जहाँ चर्चा हो रही है तो वहीं काफ़ी विवाद भी हो रहे हैं। कब लागू होगा, कैसे होगा, क्या कुछ बेनिफिट महिलाओं को मिलेंगे और आखिर कब मिलेंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी की नेता चित्रा सरवारा मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है चित्रा जी आपका। थैंक यू। एक सवाल चर्चा देश में हो रही है कि महिलाओं को हक दिए जा रहे हैं, महिला वंदना के नाम से एक बिल जो है वो लेकर आया गया है। क्या लगता है, इससे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है कि महिलाओं को अधिकार देने की बात की जा रही है, क्या बेनिफिट लगता है इस बिल से होगा और जो बेनिफिट होगा वो कब होगा? देखिए, मैं सबसे पहले कहूँगी कि उसूलन तौर पर आम आदमी पार्टी और हम और मैं इस बिल का स्वागत करते हैं। और फाइनली इतने दशकों के संघर्ष के बाद, जब से ये बिल शुरू हुआ था लगभग 27-28 साल के बाद, आज फाइनली ये टेबल पे आया है और दोनों सदनों में पारित होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे, अ ग्रेट अचीवमेंट और एक माइलस्टोन होने वाला है। लेकिन जो आपने अगला सवाल करा, इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा तो हम ये कहेंगे कि एक बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन, एक दुनिया में बहुत बड़ा मैसेज हिंदुस्तान से जाएगा। 33% रिजर्वेशन के बाद इंडिया शायद से अमंग्स द हाईएस्ट विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट और एनी हाउस का अपने आप को एक क्लेम और एक दावा हिंदुस्तान कर सकता है। ये बात और है कि रिजर्वेशन के माध्यम से आएगी और इसका हम समझते हैं कि जब महिलाओं की सांझ बढ़ेगी, महिलाओं की आवाज़ बढ़ेगी, तो इसका रिज़ल्ट जो है नीति पर और कार्यशैली पर और आने वाले पॉलिसी पर और हमारे देश की आगे की भविष्य की दिशा पर ज़रूर नज़र आएगा। और हम समझते हैं कि जिस तरह का हम कहेंगे ओजस्वी नेतृत्व महिलाओं का इस देश में देखा है, देयर इज़ अ लॉट दैट द वुमेन ऑफ द कंट्री हैव टू गिव। और जो हमारी आज की जनरेशन हैं और जो आने वाली जनरेशन है हमारी बेटियों की, दे विल बी डूइंग वेल। और जो लास्ट बिट आपकी सबसे पेचीदगी वाली थी, ये फ़ायदा कब मिलेगा, तो मैं समझती हूँ कि मोदी जी से बड़ा कलाकार इस मामले में कोई नहीं हो सकता। कि जिसे कहते हैं ना, हाथ आया और मुंह ना लगा, वैसा ही कुछ इस बिल के साथ महिलाओं के साथ हो रहा है। ये बिल आ जाएगा, वाहवाही आज हो जाएगी, लेकिन इसका परिसीमन कब होगा, ये रिजर्वेशंस कब डिसाइड होएंगी, कब महिलाएं असल में 33% सदन में आएंगी, अभी ये भविष्य में धकेल दिया गया है। तो एज़ यूजुअल हम कहेंगे ये महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है। जी, चित्रा जी कहते हैं, मोदी जी को कहीं विपक्ष वाले जादूगर भी कहते हैं, ये बात कहते हैं कि जब भी कोई चुनाव आता है कोई ना कोई मुद्दा मोदी जी ऐसा लेकर आ जाते हैं कि विपक्ष उलझ जाता है। इस बिल को लेकर कुछ ऐसा हो रहा है क्योंकि विपक्ष हम देख रहे हैं, कई पार्टियां समर्थन में हैं तो कहीं इसमें कुछ कमियां निकाल रही हैं, कहीं कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए आना चाहिए, तो कहीं कह रहे हैं मुस्लिम वर्ग के लिए आना चाहिए। तो क्या उलझ जाएगा विपक्ष इस चीज़ में, समर्थन करें या इसमें कमियां निकालें? इस बिल ने जिस बहुमत के साथ इसे पारित करा गया है अभी लोकसभा में, ये साफ दिखाता है कि विपक्ष इस पर, खासतौर पर विपक्ष हम ना कहें, इंडिया इस पर बिल्कुल भी उलझा नहीं है। इंडिया इस पर इकट्ठा हुआ है और इंडिया ने एक बहुत ही क्लियर और डेफिनेट आवाज़ महिलाओं के पक्ष में अपना वोट इस पर दर्ज करा दिया गया है। मोदी जी को अगर आज सवाल का सामना करना पड़ रहा है तो वो मात्र इंडिया से नहीं है, वो हर वर्ग से, हर महिला से भी है शायद। और जिसे कहा जा रहा है कि इसके अंदर आवाज़ उठाई जा रही है विपक्ष की, तो वो इस बिल की जो बेसिक स्पिरिट है, जो इसका मूलभूत इसका जो उद्देश्य है, उस पर नहीं उठ रही है। इस पे इसको जो बातों में उलझा दिया है, जो इसमें लूप होल्स डाल दिए हैं, जिसके चलते आज सबको दिख रहा है कि ये बिल एक गाजर लटका दी है 2029 में और खुदा ना खास्ता कहीं 2034 तक ना ये बात चली जाए। तो आज उस बात के डरते हुए मोदी जी के उन शब्दों की, उस मिसिंग सेंसस की जो जनगणना इन्होंने कराई ही नहीं, आज उसकी विपक्ष निंदा कर रहा है और उस पर सवाल कर रहा है। और विपक्ष ने एकजुट में आवाज़ में कहा है, अगर महिला आरक्षण बिल देना चाहते हो, सच में नारी वंदन का भाव है, तो प्लीज़ वंदन 2024 में ही कर दीजिए, अदरवाइज एज एवरीथिंग ये भी एकमात्र शगुफा ही है। जी, देखिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार विवाद बात करें वो है क्यों, क्योंकि इसे अब पास कर दिया गया है तो ये बिल अब बन जाएगा, संशोधन लेकर सरकार आई है। 543 सदस्य हमारी लोकसभा में हैं, उसमें जो है अब ये बिल पास होता है तो 171 के आसपास जो है, 181 के आसपास जो हैं महिलाएं उसमें सदस्य बनकर जाएंगी।
2026 में परिसीमन होना है क्योंकि जनगणना 2021 की नहीं हुई है, तो सरकार का कहना है कि पहले जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा, तो उसके बाद जो है ये लागू होगा। 2029 की बात आपने की, ये लागू तब हो पाएगा या अगर मामला, क्योंकि हमारे देश में कोर्ट में बहुत जल्दी हर मामले चले जाते हैं, तो क्या ये उलझ कर तो नहीं रह जाएगा कोर्ट वगैरह में? देखिए, जो बात आज हमारे सामने हमें नहीं मिली, जो टर्म्स एंड क्लॉजेज में जोड़ दी गई है, जो फाइन प्रिंट में कहीं कुछ चल रहा है, और किसी भी चीज़ को धरातल पर लाने के लिए, अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, अम्बाला कैंट का परिसीमन आज तक निकाय के उस पे स्तर पे नहीं हो पाया जब से अम्बाला कैंट को निगम से बाहर निकाला है। क्यों नहीं करा गया? क्योंकि उसके अंदर हर तरह की मैल इंटेंशन, हर तरह के संवैधानिक प्रावधान को कहीं पे टाला गया है, कहीं पे उसको सर्कमवेंट करा गया है, उससे बचने की कोशिश करी गई है। और इस बात पर जब भी सवाल उठाए हैं तो कोर्ट ने सरकार के खिलाफ, जिन अधिकारियों ने या जिन लोगों ने भी जो भी एडहॉक कमिटीज़ बना के काम करा, उसके खिलाफ जो ऑब्जेक्शंस डाले गए वो वैलिड थे, उनका समर्थन करा है। पॉइंट ये है कि अगर आप ये जोड़ देते हो कि पहले तो जनगणना होगी, आई थिंक इतिहास में हिंदुस्तान के जब से जनगणना शुरू हुई है, पहला दशक होगा जब पहले हमारे साल में जनगणना नहीं हुई। कोरोना आके चला गया, कोरोना ने भाजपा सरकार को कभी काले कानून लाने से नहीं रोका, कोई भी अध्यादेश लाके किसी भी सरकार का, किसी भी राज्य का अधिकार छीनने से नहीं रोका, ठीक है जी, कोई भी किसी तरह की रूलिंग लाने से इन्हें नहीं रोका, लेकिन कोरोना ने समहाउ इन्हें आज तक सेंसस कराने से रोक रखा है। अब कब ये सेंसस होगा, कब उस सेंसस को भी कह रहे हैं हम जातीय समीकरणों पे नहीं करना चाहते, लेकिन हम जातीय समीकरणों पे सारे काम कर रहे हैं। हम आरक्षण की भी बात करते हैं, हम सीटों की भी बात करते हैं, हम स्कीम्स की भी बात करते हैं। आज की जो दुनिया है, जब से डिजिटाइजेशन आई है, डेटा बहुत बड़ी चीज़ है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट जिसे कहते हैं ना लार्ज स्केल डेटा माइनिंग चल रहा है हर तरफ। तो सरकार अपने तंत्र का हिसाब क्यों नहीं लगाएगी कि हम इसके अंदर एक कास्ट का भी एक फ़िल्टर उसमें लगाया जाए, उसमें एक आर्थिक फ़िल्टर लगाया जाए, उसमें एक जेंडर का फ़िल्टर लगाया जाए, उसमें एक रीजन का फ़िल्टर लगाया जाए, तभी हम पॉलिसीज़ और डिसीजंस वो ले पाएंगे जो आने वाले भविष्य के हिंदुस्तान के लिए रेलेवेंट है, जो आने वाले समय पे हमें सही दिशा में ले जाएंगे। तो क्या जनगणना जो होनी है, क्या वो कास्ट वाइज या आर्थिक तौर पे के साथ साथ कास्ट वाइज भी होनी चाहिए कि पता लग जाए कितनी किस कास्ट के लोग हैं? वाई आर वी अफ्रेड ऑफ इट? क्या आंखें मूंदने से, सिर्फ एक सच्चाई को नकारने से, क्या उसे किसी तरह से हम बुराई में धकेल देते हैं, या हम ये कह देते हैं कि हम इस तरफ देखना नहीं चाहते हैं? आज हमारी जाति, हम अपने सरनेम में हर कोई बड़े प्राउडली लेके घूमता है, हम कहीं जाते हैं तो नेम और सरनेम भरा जाता है। आज जो चीज़ सब जगह सामने ओपन है, जिसको हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, जिसके आधार पर हमारे फैसले आज होने शायद ज़रूरी होंगे ताकि हर किसी की रिप्रेजेंटेशन बन सके, तो आई थिंक उस डेटा से हमें भागना या डरना नहीं चाहिए। और असल में पाप क्या होता है? जब किसी जात या धर्म के नाम पर, जब सड़कों पर अन्याय हो, जब सत्ता के हाथों किसी तरह के जो है अन्याय करे जाए, वो ज़्यादा बड़ा क्राइम है। सेंसस इज़ नॉट अ क्राइम, एंड इफ सेंसस लीड्स टू अ गुड पॉलिसी, दैट इज़ व्हाट्स इससे जी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट भी होता है। हम सभी कास्टों की बात करते हैं, हर कोई दावा करता है कि हमारे इतनी प्रतिशत हैं, इतना हिस्सा मिलना चाहिए इस सीट पर, इस हरियाणा में, पंजाब में, देश में। तो जनसंख्या जातीय जनगणना अगर हो गई तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितनी संख्या किसकी वर्ग की है, तो उसको उसका अधिकार मिल जाएगा। हम क्लैरिटी से डर क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता है। और क्लैरिटी आने के बाद किस मापदंड पर आगे बढ़ना है? क्या आज भी जातीय जनगणना ज़रूरी है? क्या जो फिगर्स या हमारे को प्रॉब्लम्स नज़र आ रही थी, क्या आज भी वो प्रेवलेंट हैं? क्या उसी केसेस के अंदर कोई और चैलेंज सामने आने लग गए हैं? अब जब से महिलाएं आई हैं, एक तरह का पूरा एक अलग, अगर आप ब्रॉडली देखें तो दुनिया में दो ही जाति अगर हैं, पुरुष और महिला, तो ये एक अलग लेयर है। तो आई बिलीव वी शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम इट। हमें इस डेटा से अपनी आंख नहीं मूंदनी चाहिए। हम इस डेटा में से आगे भविष्य के लिए क्या निकाल सकते हैं, उस पॉसिबिलिटी को देखें। जब से बीजेपी सरकार हरियाणा में आई है, काफ़ी बदलाव इन्होंने किए हैं। पंचायत में आरक्षण हुआ, कोर्ट में पंचायत चुनाव बहुत लटका, उसके बाद 50% तक इन्होंने आरक्षित कर दिया ग्रामीण में और नगर निगम। क्या मानते हैं कि पंचायत में 50% एकदम से आरक्षित कर देना उस समय में जब हरियाणा में पढ़ाई जो दर है, साक्षरता दर काफ़ी कम रही है पहले, तो क्या डिस्प्यूट नहीं है कि हरियाणा में आप 50% की बात कर रहे हो, देश में आप 33% आप दे रहे हो? क्या गलत मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, हम इसे गलत या सही के मापदंड पे नहीं देख सकते।
जितने हमारा जितनी हम ज़मीन के करीब चले जाते हैं, शायद कहीं ना कहीं महिलाओं पे दबाव, ऑपरेशन, महिलाओं के ऑप्शंस और महिलाओं को जिसे कहेंगे सशक्तिकरण की ज़रूरत उतनी ही बढ़ती चली जाती है। सरकार ने 50% कर दिया, गुड। सरकार ने उसके अंदर एजुकेशन का क्लॉज डाला, इस पर भी बहुत बड़ा डिबेट रहा है कि जो गांव से व्यक्ति उठ के आया है, अपने इलाके में जो सांझ रखता है, हमारी एजुकेशन का कौन सा हिस्सा है जो आपको एक अच्छा नेता या पॉलिटिशियन या रिप्रेजेंटेटिव बनने की तरफ लेकर जाता है। एक क्षमता होनी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह से आप वो ना हो कि आपके आगे कागज़ आया और आपको पता ही नहीं हो कि कागज़ क्या पढ़ रहे हैं, आपको साइन करना और आपको यही ना पता हो कि साइन इसमें हो रहा है कि नहीं। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन सरकार देती चली जा रही है, इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन जो है अपने आप, अब आपने अगर 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दे दी लेकिन बाकी 50% सीट्स पर महिलाओं के ऑप्शंस ही ख़त्म कर दिए, तो ये भी एक तरह की नाजायज़गी होती है। सरकार एक बैलेंस लेकर चले। एक्सेस तो कहते हैं ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, लेकिन रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, उसमें महिलाएं आएंगी, लेकिन जितना हमारा सदन ऊंचा होता चला जाता है, आई थिंक 33% इज़ अ ग्रेट नंबर टू बिगिन विद। चित्रा जी, आप एक राजनीतिक परिवार से हैं। एक चर्चा चलती है कि जब बात आरक्षण की आती है महिलाओं के लिए, तो टिकट जो है वो नेता की पत्नी को, उसकी बेटी को दे दिया जाता है। आपने मेहनत की है इसलिए आप चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक उदाहरण हमने बात देखी जब नगर निगम के चुनाव अम्बाला में भी आए, तो ज़्यादातर जो नेताओं की पत्नियां ही चुनाव लड़ी। तो क्या ये पार्टियों को भी ये चीज़ दिखानी पड़ेगी कि वहाँ तो समर्थन हम कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आएगा तो मेहनत करने वाली महिला को, किसी नेता की पत्नी बेटी को नहीं, मेहनत करने वाली महिला को ही टिकट मिलने चाहिए? क्या ये पार्टियों को भी पहल करनी चाहिए? देखिए, आई थिंक कोई भी पार्टी हारने के लिए टिकट नहीं देती है, बिकॉज आफ्टर ऑल एन इलेक्शन इट्स अ कॉम्पिटिशन। और इसके अंदर जो महिलाएं मेहनत करती हैं, जो अपना स्थान बनाती हैं, आप हिंदुस्तान के किसी भी स्तर पर अगर आप देख लेंगे तो अनगिनत नाम हैं, एक से एक बढ़कर, जो किसी पारिवारिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए, पर उन्होंने अपने आप को और अपने मेटल को प्रूव करा, अपनी क्षमता को, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को उन्होंने पब्लिक में आके प्रूव करा। रही बात कि इसके अंदर परिवारों से लोग आ जाते हैं, तो ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई व्यक्ति राजनीति में होता है तो ये शायद एक प्रोफेशन है। डॉक्टर अपना घर छोड़ के एक टेबल पे बैठ के अपनी डॉक्टरी करके वापस आ जाता हो, लेकिन राजनीतिज्ञ अगर कोई है, कोई लीडर है, कोई सरपंच है, कोई एमसी है, तो आप देखेंगे कि उसका घर ही दफ्तर बन जाता है, उसके परिवार का हर व्यक्ति उसके अंदर अटैच्ड हो जाता है, एक सिस्टम चलता है। तो अगर उस सिस्टम को आगे लेकर जाना है, जवाबदेही मात्र रिप्रेजेंटेशन की नहीं रह जाती, जवाबदेही उसके बाद काम की और परफॉर्मेंस की भी रह जाती है। तो आई बिलीव ये हमारी शुरुआत है। जैसे जैसे महिलाओं की आवाज़ बढ़ेगी, जैसे जैसे ये फील्ड महिलाओं की तरफ और संवेदनशील होती चली जाएगी, जैसे जैसे राजनीति के ऊपर से जो लांछन थे, जो कहते थे कि अच्छे लोग इसमें नहीं जाते और लोग ही अच्छे नहीं जाते, तो महिलाएं के लिए और भी मुश्किल हो जाता था। जैसे जैसे फील्ड ओपन होगी, हम अपने आप देखेंगे कि टैलेंटेड वेमेन, टैलेंटेड सिस्टम्स, पढ़े लिखे जो समाज से बच्चे हैं, वो इससे घिन नहीं खाएंगे, इससे डरेंगे नहीं, पर इसमें उतरेंगे एंड दे विल शो देमसेल्व्स। तो दोबारा इस चीज़ पे आते हैं, क्या लगता है कि कब महिलाओं को ये क्या कह सकते हैं कि बिल किसी चीज़ को हमने परचेजिंग के लिए बिल पहले मिल चुका है लेकिन चीज़ डिलीवरी नहीं हुई, ऐसा भी? देखिए जी, बिल आज आ जाएगा, वाहवाही मोदी जी आज लूट लेंगे, और असल में जो महिलाएं सदन में कदम रखेंगी, जैसा कि मैंने कहा कि वो तो अब भविष्य में जा चुकी है बात, एक गाजर लटकी हुई है, लेकिन इस दौरान हम सब इसमें निश्चित रहें कि मोदी जी और पूरी टीम सोशल मीडिया पे और मीडिया पे महिला सशक्तिकरण का एक अमृत काल लॉन्च करेंगे और अपने आप को महिला राइट्स के चैम्पियंस बना के हर जगह पेश करते रहेंगे। आई थिंक आज वो समय है जब हमें हर उस व्यक्ति को, हर उस महिला को, हर लीडर को रिकग्नाइज़ करना चाहिए जिसने इतने सालों से इस बिल के लिए संघर्ष किया। तो चित्रा जी, अगर जल्द लागू नहीं हो पाता है तो क्या महिलाओं को सड़क पर भी उतरना चाहिए, या आपकी पार्टी की बात करें, क्या संघर्ष करेंगे इसके लिए? ये भाजपा ने जो इसके अंदर बिल के अंदर क्लॉज डाला है, ये डिबेट के साथ तो पास हो रहा है, लेकिन आई बिलीव कि अगर हम सत्ता बदल देते हैं, सरकार बदल देते हैं, तो इंडिया विल डू मच बेटर बाय इट्स विमेन देन भाजपा हैज़। तो इंडिया और भारत के बारे में क्या ख्याल है आपका? अब इंडिया और भारत आमने सामने आ गए। मोदी जी नाम बदलते रहते हैं, महिला आरक्षण बिल का महिला सशक्तिकरण बंधन बिल कर दिया है। किसी भी तरह से वो अपनी ओनरशिप दिखाना चाहते हैं। जब किसी ने कमाई नहीं होती तो वो सिर्फ स्टिकर बदल के उस पर काम चलाने की कोशिश करता है, चाहे वो शहर हो, चाहे वो सर्विसेज हों,
चाहे वो आज हमारा देश ही क्यों ना हो। शायद इसलिए कि वो इंडिया को खुल के कुछ उसके बारे में बोल सके, क्योंकि जो वो बार बार घमंडिया लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं वो पकड़ नहीं रहा है कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर। तो कहीं ना कहीं खुल के इंडिया को बोल पाने के लिए आज वो ऑफिशियल ये कर रहे हैं कि भी पहले देश को साइड में रख देते हैं, ये भारत हो गया, अब हम इंडिया के साथ जो मर्ज़ी करना चाहें कर लें। लेकिन ये देश, जिस तरह से इस देश में हज़ारों तरह के लोग रहते हैं, हज़ारों धर्म और रिलीजन रहते हैं, चाहे नाम कोई हो, स्पिरिट एंड द कंट्री रिमेन्स वन। तो अंत में कोई मैसेज आप महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए को देना चाहें जो राजनीति में आने के इच्छुक हैं या अभी घर में हैं? हम ये कहेंगे कि हम सब ने, और जब मोदी जी 2014 में आए थे तो सबसे ज़्यादा जिसको श्रेय दिया गया था मोदी जी की इस अभूतपूर्व जीत के लिए, इस पूर्ण बहुमत के लिए, तो वो उसमें दो लोग थे, एक थी महिलाएं और एक थी युवा। और दोनों ने मोदी जी की बातों पर विश्वास कर कर उनको जो है ये मौका दिया था। आज युवा भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, आज महिलाएं भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। और ये जो इन्होंने हाल करा कि भाई सामने आपके बिल तो पेश कर दिया, लेकिन इसको बहुत दूर तक इसके जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत आगे पुश कर दिया। आज साफ दिखाता है कि मोदी सरकार महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण के बारे में बिल्कुल भी कमिटेड नहीं है, उसको एक मजाक समझती है। और आप बात कर रहे हो महिलाओं को बंधन करने की, लेकिन हमारी बेटियां जो पहलवान हैं वो झंडे के साथ ज़मीन पर रौंदी जा रही है नए सदन के बाहर। आप बात कर रहे हो महिला सशक्तिकरण की, आप कोई केस बता दीजिए, चाहे वो उन्नाव का रहा हो, चाहे हमारी महिला कोच का रहा हो, कि जहाँ एक महिला ने कहा हो मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, और भाजपा सरकार या किसी नेता ने या हमारे प्रधानमंत्री ने उनके फेवर में एक भी ट्वीट करा हो, या आप बता दीजिए किसी भी तरह से महिलाओं को लेकर भाजपा उज्ज्वला या उनको यूज़ तो करती है पर किसी तरह से उनका फ़ायदा ये सच में करना नहीं चाहते। तो महिलाएं जाग गई हैं और जागरूक रहें, और हम अपने लिए वो सरकारें चुनें जो हमारे को आगे लेके आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चित्रा सरवारा, आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं। साफ तौर पर इन्होंने बात कही कि जो सरकार बिल लेकर आई है महिलाओं को फ़ायदा तो होगा, लेकिन जो है भविष्य के गर्भ में ये बात है कि आखिरकार ये फ़ायदा कब होगा, कब महिलाएं जो हैं सांसद बनकर वहाँ पर पैर रखेंगी। क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि 2026 में परिसीमन होगा, जनगणना होगी, उसके बाद 2029 में ये चीज़ जो है वो लागू होगी। लेकिन हमारे देश में हर चीज़, हर बिल जो है कानून के पचड़े में बहुत जल्दी फंस जाता है। तो ऐसे में महिलाओं के लिए जो कानून सरकार लेकर आई है, आखिरकार ये ज़मीन पर कब उतरेगा। और बता दें कि अभी 543 सांसद हैं। अगर यही स्थिति रहती है तो महिलाओं के लिए तकरीबन 181 जो सीटें हैं, 181 सांसद बनकर महिलाएं जो हैं वो संसद में पहुंचेंगी। इसके साथ ही जो 131 के करीब जो SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित सीटें हैं उनमें भी ये जो कानून है 1/3 ये लागू हो जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सरकार जो है वो इस पर किस तरीके से टैकल करती है और महिलाओं को ये जो बंधन किया गया है ये धरती पर कब उतरेगा।